आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी हीट चेंजेस अकम्पनिंग केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भी हमारे पास हीट चेंजेस होते हैं उसका अध्ययन हम थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन आर यूजुअली अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंजेस। रिएक्शंस में एनर्जी चेंज होते हैं, या तो एनर्जी हीट के रूप में अपीयर होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्व की जाती है। इफ़ द टोटल एनर्जी इवॉल्व इज़ ग्रेटर दैन द टोटल एनर्जी कंज्यूम दैन द नेट रिजल्ट इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी। यदि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, उसकी मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उसका मतलब उस रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ होगी हीट के रूप में। ऑन द अदर हैंड, यदि कंज्यूम्ड होने वाली एनर्जी ज़्यादा है इवॉल्व होने वाली एनर्जी से, तो रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके आधार पर एनर्जी रिएक्शंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऊष्मा का या ऊर्जा का इवॉल्व होती है, ऊर्जा निकलती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कब होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि जबकि देखो रिएक्टेंट की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा हो। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो जो उनके बीच में डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा एच, वो हीट के रूप में इवॉल्व होगा। यहाँ पे डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगी, मतलब हीट निकल रही है, सॉरी नेगेटिव होगी जहाँ पे हीट निकल रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि जो रिएक्टेंट की हीट है वो प्रोडक्ट की हीट से कम हो, यानी कि प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होगी तो वहाँ अतिरिक्त ऊर्जा को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको अब्जॉर्व करेगी रिएक्शन, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट, द कंडीशन ऑफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 298.15 केल्विन टेम्परेचर और कॉल्ड द स्टैंडर्ड स्टेट। इस कंडीशंस को, यदि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया हमने और टेम्परेचर लिया 29815 केल्विन, तो हमारे पास जो हम मानेंगे कि रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन में संपन्न हो रही है। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 298.5 केल्विन टेम्परेचर इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट इज़ टेकन एज ज़ीरो। यानी कि इस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 298.5 केल्विन वाली जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें हम ये मानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है उसके लिए हम जो एंथैल्पी मानते हैं वो जीरो है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी को हम एब्सोल्यूट या फिर एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कन्वीनियंट होता है कि हम उसकी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ ए सबस्टेंस, यानी किसी भी सबस्टेंस की स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी मोलर एंथैल्पी को मालूम कर लिया जाए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द heat changes that take place when 1 mole of the substance is formed from its elements under given condition of temperature and pressure। यदि हम एक स्टैंडर्ड ले लिया, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 298.5 केल्विन टेम्परेचर पर यदि 1 मोल सबस्टेंस फॉर्म हो रहा अपने एलिमेंट से फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल ऑफ सबस्टेंस का, और हमने ये जो कंडीशन ली है वो स्टैंडर्ड कंडीशन ली है, तो उसमें जो एनर्जी चेंज हो रहा है उस रिएक्शन को होने में, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसे हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज accompanying the formation of 1 mole of substance in the standard state from its element। अब ये होती है, निकालते कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, या हम प्रोडक्ट सम ऑफ स्टैंडर्ड हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम उसको ऐड करेंगे, उसका समेशन करेंगे, उसमें से हम रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को उसका समेशन करके प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे, तो हमें उस कंप्लीट रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन ली है, ए प्लस बी
बी सी सी प्लस डी डी डी। तो इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, हमने प्रोडक्ट सी और डी की प्लस कर दी, उसमें से माइनस कर दिया ए और प्लस की, तो ये हमारे पास जो डेल्टा एच एफ आई है वो कंप्लीट रिएक्शन के लिए आ जाएगी। ये हमने पहले ही बता दिया है कि डेल्टा एच एफ जो फॉर एलिमेंट इन ए रिएक्शन के लिए 0 होता है। ये हमने एक एग्जांपल दिया है आपको, जिसमें कि मीथेन ऑक्सीजन की में बर्न हो रहा है और हमें CO2 व H2O मिल रहा है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला है। हेज लॉ ऑफ हीट, ये हमें GH हेज ने दिया था 1840 में। इसके अनुसार यदि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब्ड इन एस रिएक्शन इज़ द सम ऑफ वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन ए नंबर्स ऑफ स्टेप्स। मतलब यदि रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही है तो उसमें होने वाला जो हीट चेंज है, चाहे हीट इवॉल्व हो या हीट एब्जॉर्व हो, उसके बराबर होता है किसके, यदि रिएक्शन बहुत सारी स्टेप्स में हो रही है तो हर एक स्टेप में होने वाले एनर्जी चेंज के समेशन के बराबर होता है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, कोई रिएक्शन है जो ए से बी में संपन्न हो रही है, तो यहाँ पे जो हीट चेंज है वो है Q। यदि रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, ए से डी, डी से सी और सी से बी, तो यहाँ पे जो हीट चेंज हो रहा है हर स्टेप में वो है Q1, Q2 और Q3। इस अकॉर्डिंग टू हेज रूल Q, कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू Q1, Q2 एंड Q3। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई हमने, CO2 बना। ये रिएक्शन हम 2 स्टेप में भी करा सकते थे, मतलब पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते, फिर अगेन उसकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा के उसमें CO2 बनाते। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। ये हमने बना के बताया है। अब हेज रूल की एप्लीकेशन क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसके अनुसार हम किसी भी रिएक्शन की, मान लो हम डायरेक्ट किसी से एक्सपेरिमेंट करके यदि हम उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं तो हम उस रिएक्शन को स्टेप्स में करवा के उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, अब इसका हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो इस रिएक्शन को हम यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टेप्स में बनाकर 2 स्टेप्स में हमने यह बनाया है, और हमने इसमें से समेशन या माइनस करके हमने हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैलकुलेट कर लिया है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सब एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब यदि कोई सब्सटेंस एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में उसका ट्रांजिशन हो रहा है तो इसको भी हम हेज रूल से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो ये सल्फ़र है जिसमें रोम्बिक जो फेज़ है इसकी सल्फ़र मोनोक्लाइनिक फेज़ में कन्वर्ट हो रही है, इसमें कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी है, ये हमको निकालना है। तो ये भी हम 2 स्टेप्स में इसको निकाल सकते हैं, बाद में उसका समेशन या सब्सट्रैक्शन करके हम उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तीसरा कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पीज़। His rule is used for the calculation of health enthalpy changes for the reaction for which direct experimental measurements are not available। जिसके लिए हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट्स नहीं कर सकते, उनके लिए भी हम हेज रूल अप्लाई करके बहुत इजीली हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं।